हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्विनी जीएस क्लासेस। आपका स्वागत है अश्विनी जीएस क्लासेस में। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीएस का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी, उसके एलिमेंट्स और अब तक क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में किस तरह के स्टेजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या किन किन एरियाज में डेवलपमेंट हुए हैं, इनको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को जानते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है, वर्ड कहाँ से आया, डेफिनेशंस क्या क्या है इकोनॉमिक्स की, किन्होंने दी डेफिनेशंस, सेक्टर्स क्या क्या है इकोनॉमिक्स के, किस तरह से इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, उनका रिलेशन क्या होता है। इन सब चीजों पे इस बार हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक्स चीजें हैं इकोनॉमिक्स की, लेकिन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को जानने से पहले इकोनॉमिक्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है या कोई भी किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी से ही ली जाती है। इकोनॉमिक्स अगर थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल जो होता है उसको इकोनॉमी, ग्राउंड लेवल पे उसको इकोनॉमी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, किस तरह से ये शब्द आया, और बहुत ही बेसिक चीजें इकोनॉमिक्स की बताएंगे, जिसमें कि जो कि आपको क्लास 12th में अगर है तो भी आपको हेल्प करेंगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प करेगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे साथ। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है और आज से मैं आपका इंडियन इकोनॉमी का क्लास लूंगी। चलिए किस टाइम वेस्ट करने के बजाय स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ओक्यू एंड नोमोस। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक के वर्ड, दो ग्रीक के वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया है, दो ग्रीक के शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। ओइको जिसका मतलब घर होता है और नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेज करना, घर को मैनेज करना। बेसिकली अगर हम लोग दोनों जो वर्ड को जोड़ दें तो इसका मतलब बनता है घर को मैनेज करना। The word economics was used to mean home management with the limited funds available in the most economical way possible। जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स उस समय मतलब उसका होता था घर को मैनेज करना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सैलरी आती है किसी के यहाँ अगर बिजनेस वाला है तो उसका रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो जो कुछ भी आएगा, मनी जो भी आएगा वो लिमिटेड रहता है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहती हैं। उससे घर को बेस्ट वे में कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था उस समय, पहले की बात है। अब तो अगर हम लोग इकोनॉमिक अगर हम लोग ले लें तो यही है, लिमिटेड फंड जितने कंट्री में अवेलेबल है उसमें कंट्री को कैसे मैनेज करना है, ये इकोनॉमी में का पार्ट होता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि लिमिटेड फंड से मैनेज मोस्ट इकोनॉमिकल वे पॉसिबल, सबसे अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जाए घर को। At its birth, the name economics was political economy। Political economy स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक्स का क्या कहते हैं स्टेजेस था, जब इकोनॉमिक्स वर्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस समय उसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी था। इतना इकोनॉमिक्स का वर्ड सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं आया, सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी आया। लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट में, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, उसके लास्ट में देयर वाज अ डेफिनेट चेंज फ्रॉम अ वर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स वर्ड की तरफ चेंज हो गया। मतलब जो वर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी पहले बोला जाता था वो अब इकोनॉमिक्स बोला जाने लगा, जिसके मतलब मैंने आपको बताया कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी। तो मैंने ये जनरल फैक्ट्स है इकोनॉमिक्स के, मैंने आपको बता दिए। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें, भारतीय हम लोग बात करें भारत के संदर्भ में, तो इकोनॉमिक्स के रचयिता, जो सबसे बड़े रचयिता इकोनॉमिक्स के, हम लोग कह सकते हैं चाणक्य को, जिनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और चाणक्य का अर्थशास्त्र जो था वो बुक थी चाणक्य की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया था, अर्थशास्त्र को बताया था। लेकिन वो जो बुक थी ना, वो बेसिकली जो थी वो पॉलिटिकल साइंस पे थी, पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंडेंट थी वो बुक। पॉलिटिकल साइंस पे, देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस पे वो बुक थी, वो पूरी बुक जो थी वो पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंडेंट थी। उसका जो पूरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था वो पॉलिटिकल सिनेरियो में बताया था, राजनीतिक संदर्भ में बताया था।
और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने 1776 में बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर से रिपीट करूंगी, नाम क्या था बुक का? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन इतना बड़ा नाम था तो पॉपुलरली इसको वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। 1776 में ये बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का दर्जा दिया गया है। एक एडम स्मिथ के अनुसार जो इकोनॉमिक्स होती है वो साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स होती है वो धन का विज्ञान है। ठीक है, धन कहाँ से आता है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताई। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट टॉपिक हुआ करता था, ये सारी चीजें इंक्लूड होती थी इकोनॉमिक्स में। तो उनके हिसाब से, जो एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ। अब हम लोग आएंगे डेफिनेशन पे आएंगे इकोनॉमिक्स की। तो एडम स्मिथ जो थे वो प्रपाउंडर रहे हैं किसके? वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन के। बहुत सारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई हैं और बहुत सारी जो डेफिनेशन है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट थी, हर चीज़ों से रिलेटेड थी। कोई वेल्थ पे रिलेटेड था, कोई वेलफेयर से रिलेटेड था, कोई आपकी वांटलेसनेस से रिलेटेड थी। तो हर चीज़, हर तरह से, हर चीज़ से वो चीज़ें जो थी वो रिलेटेड थी। डेफिनेशन जो थी वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट रहती थी, उसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करती थी और इकोनॉमिक्स को उसी पर्टिकुलर सेंस में एक्सप्लेन करती थी। तो एडम स्मिथ जो थे उन्होंने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एक साइंस, जो साइंस, विज्ञान जो नेचर और वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ द जो देश है उसकी संपत्ति का ब्यौरा देती है और उसको डिफाइन करती है कि क्या क्या संपत्ति है देश की, उसको, उस धन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ से वो धन आएगा, एक्सेट्रा। धन से रिलेटेड डेफिनेशन थी उनकी इकोनॉमिक्स की। और उन्होंने यही बताया था कि क्या होती है इकोनॉमिक्स? अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ही एम्फेसाइज्ड दैट प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनके हिसाब से प्रोडक्शन जो था और जो धन था उसमें ग्रोथ, आपका ये नहीं कि चलो धन रुका हुआ है और वो उतने पे ही पिछले 10 साल से वहीं पे पड़ा हुआ है तो उसको इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते। उनके हिसाब से ये इकोनॉमिक्स नहीं थी। प्रोडक्शन भी होना चाहिए और जो आपका प्रेजेंट आपके पास वेल्थ है उसमें इंक्रीज होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। तो ये दोनों चीज को अगर मिला दें तो ये डेफिनेशन का सब्जेक्ट मैटर था किसके? एडम स्मिथ के डेफिनेशन का सब्जेक्ट मैटर थी। दो चीजें याद रखिए, पहला क्या था? प्रोडक्शन, और दूसरा ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। सेकेंड आती है अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन, मैंने आपको अभी बताया कि डेफिनेशंस अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड थी, जैसे कि वेलफेयर रिलेटेड थी, वेल्थ रिलेटेड थी, वांटलेसनेस रिलेटेड थी, प्रॉक्सिमिटी रिलेटेड थी। तो डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड डेफिनेशन थी। तो अब सेकेंड डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। उनका वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन थी। उनको कहा जाता है कि उन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। उन्होंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है उनके हिसाब से? अ स्टडी ऑफ मैन का इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब ह्यूमन का स्टडी, ह्यूमन की स्टडी, मतलब उनका रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसे बढ़ रहा है आगे, वो कैसे अपना रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, वो कैसे, कहाँ से उसकी रिसोर्सेज आ रही हैं। बेसिकली ये सारी चीजें उनकी वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन का पार्ट था। और उनकी बुक थी जिसपे ये डेफिनेशन उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल की बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन। दो चीजें याद रखिएगा। तीसरा हमारे आते हैं लायनल रॉबिन्स। उनका साइंस ऑफ स्कैरसिटी का जो साइंस है उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि वो साइंस ऑफ स्कैरसिटी था। और उनकी बुक का क्या नाम था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। साइंस ऑफ स्कैरसिटी को हम लोग अभाव का विज्ञान भी कह सकते हैं। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या थी? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या थी? अर्थव्यवस्था क्या, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र उनके हिसाब से रिलेशनशिप, एक साइंस होती है जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है किसमें? साध्य और साधन में। साधन क्या है? रिसोर्सेज जो कि कम है हमारे पास। स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, स्कैरसिटी तो है रिसोर्सेज की। हर चीज जो अपने पास है एक लिमिट में है ना, हर चीज। कोई भी, अगर आपके पास धन है तो वो भी लिमिट में है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, हम लोग कहते हैं बहुत है, बहुत, अरे बहुत नहीं है, कभी ना कभी तो डिप्लीट करेगी ना, खत्म होगी। तो सब कुछ जो है वो लिमिट में है हमारे पास।
तो बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि साइंस ऑफ स्कैरसिटी होती है इकोनॉमिक्स। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि आप उसको एक ही सेम रिसोर्स को आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पानी की बात करें, रिसोर्स ले लेते हैं हम लोग पानी, तो पानी का क्या क्या होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। हम लोग उससे खाना बना सकते हैं, हम लोग उसको पी सकते हैं, हम लोग उससे कपड़े धो सकते हैं, हम लोग उससे बर्तन धो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑल्टरनेटिव यूजेस, अलग अलग यूजेस होते हैं पानी के। तो उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप है एंड और स्कैर्स मीन्स, मतलब साधन जो है वो हमारे पास छोटे हैं, कम है और उनका वैकल्पिक यूज भी किया जा सकता है, उनका ऑल्टरनेटिव यूज भी है। तो इन दोनों के बीच का जो था रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है, इकोनॉमिक्स बताती है लायनल रॉबिन्स के हिसाब से। पॉल ए सैमुअल्सन की जो डेफिनेशन थी वो ग्रोथ डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। उन्होंने ग्रोथ पे फोकस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ पे फोकस करती है, तो उन्होंने भी ग्रोथ पे फोकस किया था। और इनकी जो डेफिनेशन है मैं आपको पहले बता दूं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है इसको संपूर्ण रूप की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कह सकती, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कही जा सकती है इकोनॉमिक्स की। ये हर चीज इसमें इंक्लूडेड है जो प्रेजेंट सिनारियो में बहुत ही काम आएगी हमारे, वो चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको सबसे सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन कहा जाता है। अब तक की मैंने जो भी आपको डेफिनेशंस बताई, चाहे वो एडम स्मिथ की वेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर रिलेटेड हो, चाहे वो लायनल रॉबिन्स की साइंस ऑफ स्कैरसिटी हो, जो भी डेफिनेशंस थी वो कहीं ना कहीं अधूरी थी। हर चीज पे, इकोनॉमिक्स के हर एक पहलू पे फोकस नहीं करती थी, तो इस वजह से लोग उससे सेटिस्फाई नहीं रहते थे उस डेफिनेशन से। तो पॉल ए सैमुअल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। उनके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources which have alternative uses and to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among the various groups of people and society। उनके हिसाब से क्या होती है, मैं आपको एकदम कंक्लूसिव वे में बता देती हूँ कि इसका क्या समरी वे में कि ये डेफिनेशन क्या कहती है। ये डेफिनेशन ये कहती है कि आदमी कैसे चूज करता है, आदमी और सोसाइटी मतलब मानव और ये जो समाज है, ये कैसे मनी के बिना चूज करता है कि वो रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव यूज में कैसे ला सकता है। ठीक है, वो जो रिसोर्स हैं, जो रिसोर्स हमारे पास है, साधन जो है, उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज कैसे कर सकता है बिना मनी के यूज के, मतलब मनी नहीं आना चाहिए इसमें रिसोर्सेज का मतलब है ये रिसोर्स का कैसे यूज कर सकते हो, पानी का कैसे यूज कर सकते हो प्रोडक्टिव वे में, और जैसे दूध का कैसे यूज कर सकते हो प्रोडक्टिव। तो इसमें मनी नहीं है, इसमें फिजिकल रिसोर्सेज आई हैं, कैसे यूज कर सकता है और उस रिसोर्सेज से कैसे वो डिफरेंट और कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकता है और उत्पादन कैसे कर सकता है, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके वो और उत्पादन कैसे कर सकता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है सोसाइटी में और वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, उसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे इसमें भी लिखा, इट इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दस हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। सबसे सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया था, ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है। चार मैंने आपको क्वालिटीज बता दी कि किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक आखिरी डेफिनेशन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की, जो कि जेके मेहता ने दी थी। जेके मेहता की जो डेफिनेशन थी वो वांटलेसनेस पे डिपेंडेंट थी, वांटलेसनेस रिलेटेड थी वो। ठीक है, उनके हिसाब से क्या था इकोनॉमिक्स, उनके हिसाब से अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मेन मीन्स टू एंड ऑफ वांटलेसनेस। मतलब उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र एक ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझता है कैसे एज अ एंड टू वांटलेसनेस, मतलब इंसान के
आवश्यकता विहीनता को समझता है वो। वांटलेसनेस मतलब आवश्यकता विहीनता होती है। मैं अपने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बात, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी वर्ड बीच में यूज कर रही हूँ, तो आप लोग को जहां भी कोई और प्रॉब्लम हो इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, हम पूरी तरह से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। तो जेके मेहता के हिसाब से वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन थी उनकी, और उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मेन टू एंड ऑफ वांटलेसनेस। इंसान की आवश्यकता विहीनता को खत्म करने का तरीका उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र होता है। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स ये होती है। चलिए यहाँ तो हो गई डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले डेफिनेशन एडम स्मिथ की, वेल्थ रिलेटेड थी। दूसरी आती है अल्फ्रेड मार्शल की, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन थी। तीसरी आती है लायनल रॉबिन्स की, जो डेफिनेशन थी स्कैरसिटी, साइंस ऑफ स्कैरसिटी रिलेटेड। चौथी आती है हमारी पॉल ए सैमुअल्सन की, जो कि वो डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, ग्रोथ रिलेटेड और कंप्लीटली सुटेबल फॉर प्रेजेंट सिनारियो। आज के परिवेश में कंप्लीटली एक्सेप्टेबल वो डेफिनेशन होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। लास्ट डेफिनेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की वो जेके मेहता की डिस्कस की, जो वांटलेसनेस से रिलेटेड थी। वांटलेसनेस मतलब आवश्यकता विहीनता से रिलेटेड डेफिनेशन थी वो उसको कहते हैं हम लोग वांटलेसनेस डेफिनेशन जेके मेहता की। तो सारे डेफिनेशंस और वो किस पे रिलेटेड थी वो रिवाइज हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं ये डिस्कस करेंगे। तो 1930 के पहले क्या था ना कि 1930 के पहले सिर्फ एक ही वर्ड था, इकोनॉमिक्स। सब कुछ related to everything which includes in a nation, how the nation runs, how the state runs, everything was included in under one topic, that was economics. लेकिन 1930 में there was a economist we can say, or we can say a philosopher, Ragnar Frisch। एक बार फिर से नाम बताती हूँ, Ragnar Frisch। 1930 में उन्होंने, 1930 के पहले इकोनॉमिक्स यूज होता था। 1933 में रैगनर फिश ने दो वर्ड क्वाइन किए, दो वर्ड इंट्रोड्यूस किए। पहला वर्ड था माइक्रो, दूसरा वर्ड था मैक्रो। ये हमारा दो ब्रांच बताते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी के दो ब्रांचेस बताते हैं। अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी थ्योरीज होती हैं उनको दो पार्ट में ये दो वर्ड डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। उनका क्या है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ना हम लोग ये देख लेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होती हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग को हम लोग बोलते हैं उत्पाद मूल्य निर्धारण, फैक्टर प्राइसिंग को कारक मूल्य निर्धारण, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीन चीजें कौन सी इंक्लूड होती हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होती है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर इंक्लूड होती है थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब बहुत हम लोग अच्छे से ये बात जानते हैं, इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज जिसको है वो ये बात जानता है कि हमारे पूरे इकोनॉमी में, चाहे वो किसी भी नेशन की इकोनॉमी हो, स्टेट की इकोनॉमी हो, एक डिस्ट्रिक्ट की भी इकोनॉमी अगर ले लीजिए, तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है, प्राइस किस पे डिसाइड होता है, कमोडिटी की डिमांड और कमोडिटी की सप्लाई पे उसका प्राइस डिसाइड होता है। उसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं हम लोग। प्राइस मैकेनिज्म में दो अंग होते हैं जिसको डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। डिमांड और सप्लाई पे प्राइस डिसाइड होता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट प्राइसिंग का क्या हो गया, क्या हो गए उसके पार्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई। नाउ फैक्टर प्राइसिंग पे आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, फैक्टर प्राइसिंग में क्या आएंगे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिस चीज से जो फैक्टर्स प्रोड्यूस करने में, कमोडिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे की जाए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चार होते हैं। क्या कैसे चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार होते हैं।
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के लिए हम लोग रेंट पे करते हैं, लेबर के लिए वेजेस पे करते हैं, और क्या कहते हैं कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये 4 चीजें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस जो होती है, लैंड की प्राइस रेंट होती है, लेबर की प्राइस वेज होती है। लेबर को वेज पे करता है तो जो ओनर होता है उसके लिए तो वो प्राइस ही हुआ ना, लेबर का प्राइस क्या हुआ, वेज हुआ। तो ये फैक्टर प्राइसिंग में आता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और थर्ड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब सेकंड पार्ट पे हम लोग आएंगे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और इसमें जो चार चीजें इंक्लूड होती है, उसमें पहला आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और आय की थ्योरी। दूसरी आती है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इन्फ्लेशन, सामान्य मूल्य स्तर और महंगाई की थ्योरी। तीसरी आती है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की थ्योरी। ये तीन ही थ्योरी, और लास्ट आती है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग वितरण की थ्योरी। तो ये 4 थ्योरीज आती हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कौन कौन सी 4 थ्योरी हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब एक बात ये हो गई कि भाई जरूरत क्यों पड़ी दो चीज में इकोनॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, या दोनों के सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग करने की। आखिर कुछ तो डिफरेंस दोनों वर्ड्स में होगा। हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर देख लिया कि दोनों का अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या है उन दोनों में, ये हम लोग डिफरेंस से समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। पहला डेफिनेशन अगर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। एक इकाई जो होती है इकोनॉमिक की, उसका ये जो है वो स्टडी करती है, बिहेवियर उसका स्टडी करती है। जैसे कि एक मार्केट का, एक बिजनेस यूनिट का, क्या कहते हैं, एक सिटी का, इसका एक मार्केट का, एक बिजनेस यूनिट का, एक ह्यूमन का कर सकता है। तो इसका बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। दूसरा मैक्रो का अगर देखा जाए तो स्टडीज द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी का जो होती है मैक्रो इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात करती है। जैसे अगर हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी देखें तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखेंगे ना, नेशन लेवल पे देखेंगे, पूरी नेशन की आय की जीडीपी कितनी है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इंडिया में। या इंडिया का एग्जांपल हम लेते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पढ़े, तो इंडिया के एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो इकोनॉमी में क्या है, पूरी इंडियन इकोनॉमी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, जीडीपी क्या आई। तो एग्रीगेट लेवल पे बात हुई, इसमें एक स्टेट की बात नहीं हुई या एक स्टेट के एक बिजनेस यूनिट की बात नहीं हुई, इसमें पूरी कंट्री की बात हुई। तो यही बोला जाए एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी नेशन की इकोनॉमी को एज अ होल देख के बात करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट। टूल ऑफ एनालिसिस देखें तो डिमांड एंड सप्लाई हमने पहला देख लिया था, उसमें डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई आती है, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म है, उसमें हर तरह की प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग भी है और प्रोडक्ट प्राइसिंग भी है। प्राइस चाहे किसी भी चीज का डिसाइड करना हो, वो हमेशा डिमांड और सप्लाई के ही बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर आपको लेबर का वेज डिसाइड करो तो वो भी डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे ही डिसाइड होगा। लेबर की डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है, लेबर की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, वेजेस बढ़ा दी जाएंगी उसकी। यही सारी बात होती है। इसी तरह से हर चीज का प्राइस डिफाइन किया जाता है। अब इसमें क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आती है। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे नेशन वाइज, पूरे एक इंडिया में कितनी डिमांड जनरेट हो रही है और पूरे इंडिया में किसी चीज से कितनी सप्लाई है, ये हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो माइक्रो का बड़ा वर्जन होता है माइक्रो अगर एक छोटी सी यूनिट का होता है तो मैक्रो पूरी इंडिया पूरा नेशन लेवल का होता है, ये होती है। एग्जाम्पशंस क्या होते हैं, माइक्रो बोलता है और मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट हो जाएगा आपका, और ये इनकम कांस्टेंट मान ली जाएगी, नेशनल इनकम कांस्टेंट मान ली जाएगी, इन्फ्लेशन कांस्टेंट। जो भी हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पार्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, क्या क्या पढ़ाया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या क्या पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सारे कांस्टेंट हो जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो ये जो क्या कहते हैं कि माइक्रो के जितने होंगे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कांस्टेंट कर दी जाएगी, एक इंडिविजुअल यूनिट की प्रोडक्ट की प्राइसिंग कांस्टेंट कर दी जाएगी, फैक्टर की प्राइसिंग कांस्टेंट कर दी जाएगी। तो ये सारे होते हैं मैक्रो के वेरिएबल्स। अब नाम अलग अलग होता है दोनों का, एक का नाम होता है प्राइस थ्योरी और इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। आगे हम लोग करते हैं
अब हम लोग आते हैं मेन, हमारा क्या नाम है सब्जेक्ट का, इंडियन इकोनॉमी। तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स से, अब हम लोग इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी क्या होती है इस पे आते हैं। तो हम लोग देखेंगे द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इज दैट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मतलब अगर इकोनॉमिक्स थ्योरी है तो इकोनॉमी उसका ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस है। इकोनॉमी थ्योरी को प्रैक्टिकल यूज में लाना इकोनॉमिक कहलाती है। जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि समझने का साइंस है, ठीक है। यह थ्योरीज पे आधारित है, जैसे आय की थ्योरी हो गई, रोजगार की थ्योरी हो गई, तो ये इकोनॉमिक्स इस पे रिलेटेड है। और इकोनॉमी क्या है, वास्तविकता है, रियलिटी है। इकोनॉमिक्स थ्योरी, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो है, जैसे थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में कैसे वर्क करते हैं एक कंट्री में, एक नेशन में, ये हम लोग को इकोनॉमिक में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी का अपना कोई मतलब नहीं होता, इकोनॉमी का मतलब अपना कोई होता है। ये हमेशा क्या कहते हैं कि एक नेशन से रिलेटेड टर्म्स में देखी जाती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया में इकोनॉमी की क्या स्थिति है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं इंडिया में, और क्या कहते फ्रेंच इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ये सब होता है। अगर हम लोग बात करें डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो डेवलप्ड नेशन है हमारे, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो डेवलप्ड नेशन है हमारे, इनकी इकोनॉमी की बात इसमें की जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा भी है नोट्स में, इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक्स एट प्ले इन अ सर्टेन रीजन, जैसे अ कंट्री और अ नेशन। जैसे कि एक कंट्री और एक नेशन में इकोनॉमिक्स के रूल्स, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स कैसे अडॉप्ट किए गए हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और उसका आउटकम क्या आ रहा है, ये इकोनॉमी बताती है। हमारी इकोनॉमी के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी बैरोमीटर्स होते हैं, वो सब बताते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे काम कर रही है नेशन लेवल पे। कंट्री, नेशन, रीजन कुछ भी बोल सकते हैं आप। बेसिकली नेशनल लेवल पे काम होती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया और यूएस इकोनॉमी, मैंने भी बताया ये सारी चीजें। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कैसे करें। इकोनॉमिक्स क्या होता है पता चल गया, इकोनॉमी क्या होती है नेशनल लेवल पे और इकोनॉमिक्स की थ्योरी कैसे अडॉप्ट की गई है, इसको इकोनॉमी कहते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल, बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी को प्रैक्टिकल यूज में लाना, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी है, सब्जेक्ट मैटर है, पूरा का पूरा क्या कहते हैं वो पढ़ा, एजुकेशनल डिसिप्लिन है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल यूज में जब लेके आएंगे तो उसको इकोनॉमी कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर हम लोग ये बात है, डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंट व्यू ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर कंट्री, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न्स इवॉल्व एंड डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम फाइनली केम अप। एक मुद्दा जिसने ह्यूमन कल्चर को बहुत ही ज्यादा टाइम से परेशान करके रखा था, वो ये था कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे किया जाए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए प्रोडक्शन करने की, उसको, और प्रोडक्शन किया तो किया जाए, उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना किसी चीज को। तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन को कैसे व्यवस्थित की जाए, व्यवस्थित किया जाए, ये था हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हो गया था इकोनॉमिक्स में। समय की मांग को देखते हुए अनेक प्रकार के प्रोडक्शन पैटर्न्स पर बात की गई थी, ठीक है। अनेक प्रकार के प्रोडक्शन पैटर्न्स आए, जिसके डिफरेंट इकोनॉमिक जो भी सिस्टम था वो प्रचलन में भी आया। 3 मॉडल जो कि हम आज पढ़ते हैं इकोनॉमिक के, ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक के 3 मॉडल्स जो हम आज पढ़ते हैं, वो एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, ठीक है। सबसे पहले ये आया, फिर इससे काम नहीं चला तो दूसरा आया, फिर उससे काम नहीं चला तो तीसरा आया, ऐसे करके 3 स्टेजेस हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम के, जो हमें ये इकोनॉमिक को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ना बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये बताता है हमें। ये तीनों जो इकोनॉमिक्स के ये क्या कहते हैं मॉडल्स हैं। ये 3 मॉडल कौन कौन से हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी जिसको बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि ये तीनों किस चीज पे बेस्ड हैं। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और व्हाट टू प्लेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, किस चीज का उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और
प्राइस क्या सेट किया जाए, जिसको हम लोग ये बोलते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्राइस सेट करना मतलब किसके लिए बना रहे हो। अगर आपने कम प्राइस सेट किया तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये भी है कि चलो ठीक है, जो कि लो इनकम ग्रुप है हमारे यहाँ, गरीबों को भी हमको इंक्लूड करना है इसमें कि वो भी हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सके। अगर हमने उसका प्राइस ज्यादा रखा है तो भाई हमारा जो फोकस है वो खाली हाई क्लास सोसाइटी पे है, हाई इनकम ग्रुप वालों पे है कि हाँ सिर्फ वही हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके, हमें उन्हीं को कैप्चर करना है, ठीक है। अगर थोड़ा बीच का प्राइस, मीडियम प्राइस रखा है तो ये है कि हाई क्लास सोसाइटी तो खरीदी, लेकिन मीडियम क्लास भी इंक्लूड हो जाए अगर हमारे सामान खरीदने में, तो उसको भी हमको कैप्चर करना है, इंक्लूड करना है। तो ये आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। मार्केट में डिमांड को देखते हुए कंपनीज प्रोडक्शन अपना करती है उस हिसाब से। किसी चीज की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई है तो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें आती हैं, ठीक है, लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव मेथड से किया जाए। लेबर इंटेंसिव मेथड मतलब ये होता है जहां पे लेबर का यूज ज्यादा हो और टेक्नोलॉजिकल मशीन वगैरह का यूज कम हो, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब होता है कि मशीन का यूज ज्यादा हो और लेबर का यूज कम हो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, मतलब क्या प्राइस रखा जाए। किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए मतलब क्या प्राइस रखा जाए, उसका जो सामान हम लोग बना रहे हैं उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के। हर इकोनॉमी इन्हीं तीन क्वेश्चन पे रिवॉल्व करती है, इसी तीन क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है। प्लीज दिमाग में रखिएगा, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं इकोनॉमिक्स का, कौन कौन से होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पूरी जो अर्थव्यवस्था होती है, चाहे किसी भी कंट्री की हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कहीं की भी अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, इकोनॉमी किसी भी नेशन के देख लीजिए, डेवलप्ड नेशन हो, अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग नेशन हो, हर तरह के नेशन की इकोनॉमी इन्हीं तीन क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। क्या बनाया जाए, क्या कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, तीन क्वेश्चंस के। हाँ, तो इकोनॉमिक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के तीन टाइप होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम लोग वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे अपना, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियो के देखेंगे कि इन तीनों को क्या क्या इसका मतलब क्या होता है, तीनों को हम लोग कैसे ये तीनों प्रचलन में आए, डेवलप कैसे की, स्टेजेस कैसे कैसे आए इकोनॉमिक के, ये सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेक्टर्स क्या क्या है इकोनॉमिक्स के ये डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमिक के टाइप्स क्या क्या है ये डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग दिमाग में रखिएगा कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड ये इकोनॉमी के टाइप होते हैं। नहीं, ये इकोनॉमी के टाइप नहीं होते हैं, ये इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के तरीके होते हैं। इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, प्रोडक्शन पैटर्न क्या होना चाहिए, इसके ये तीन टाइप है। ये इकोनॉमी के टाइप नहीं होते हैं। इकोनॉमी का टाइप हमेशा वो होता है जिस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा आपके जीडीपी में, जिस सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा लोग डिपेंडेंट रहेंगे, वो इकोनॉमी का आपका टाइप, उससे रिलेटेड इकोनॉमी का टाइप होता है। ये तीनों और इकोनॉमी ऑर्गेनाइज करने के टाइप है, इकोनॉमी के टाइप नहीं है। प्लीज इसको ध्यान में रखें कृपया। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी आपके साथ ऐसा आप जिनको जानते हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, अगर आपको लगता है कि उनके लिए हेल्पफुल है तो उनके साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो कैसा लगा है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कॉमेंट से हम लोग को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं उससे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले जीएस के और वीडियोस अगर हम लोग अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, और आपका जो ये प्रिपरेशन है वो लॉकडाउन में भी स्मूथली आपका प्रिपरेशन चले और आप सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच।